ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, composition, preparation of carbon containing compounds. There are millions of carbon containing compounds that are known, and carbon containing compounds can contain a carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, or a carbon carbon triple bond. And there are also carbon and hydrogen bonds in carbon compounds. And carbon can combine to form chains and rings. As you can see here, octane, ethyl benzene, ethanol to octene. तो कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक रसायन में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन, प्रिपरेशन आदि ये सब पढ़ते हैं। और कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं कि हमने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है, जिसमें हम सेपरेटली इन कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। और ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं जो दूसरे सेट ऑफ कंपाउंड्स हैं, जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए पहले मुख्यतः बात करते हैं हम इन कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि नाम ही बता रहा है, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसमें ये कंपाउंड्स का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। या तो ये कंपाउंड्स हो सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, इन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स, या एलिफैटिक कंपाउंड्स। और दूसरा वर्गीकरण का तरीका है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, इनको हम आगे बांट सकते हैं एल्केन्स में, एल्कीन्स में और एल्काइन्स में। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं हमारे साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइन्स। अब ऐसा क्या यूनिक है कार्बन में जो ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है? तो कुछ प्रॉपर्टीज जो कार्बन की हैं, बिकॉज ऑफ विच कार्बन कंपाउंड्स आर सो मेनी इन नंबर आर, सबसे पहला है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का अर्थ है इसकी वैलेंसी होती है 4। तो प्रत्येक कार्बन एटम 4 अन्य एटम से जुड़ सकता है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कार्बन अन्य कार्बनों से भी जुड़ता है, और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की अन्य कार्बनों से जुड़ने से, ये कहलाती है कैटिनेशन। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। तो कार्बन जो है आपस में अन्य कार्बन से जुड़ के भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना सकता है और रिंग्स भी बना सकता है। सो ये देखिए यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, कार्बन अन्य कार्बनों से जुड़ा है और 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये है प्रॉप। रूट वर्ड इज प्रॉप। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट फिगर में 4 कार्बन जुड़े हैं एंड द रूट वर्ड इज ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन होगा प्रोपेन और ब्यूट में ब्यूटेन होगा। ये दोनों जो पहले और दूसरे हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, आपस में रिंग स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर रहे हैं। और नीचे देखिए जो थर्ड स्ट्रक्चर बना है, इसमें गिनिए कि कितने कार्बन है। इसमें
कार्बन है 4 और 4 के लिए रूट शब्द है, अभी ऊपर भी देखा है आपने, ब्यूट। तो ये, और इनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन में, तो ये है ब्यूटेन। और क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो कार्बन जो है अपनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारे अन्य कार्बनों से जुड़ के ओपन चेन कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है। एक्सक्यूज मी। आइए देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ये और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें क्या-क्या डिफरेंस है। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये पानी में कम सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये अधिक सॉल्युबल होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जनरली ये पानी में सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल कम होते हैं या नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनफ्लेमेबल होते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जनरली ये नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुख्यतः आयनिक होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आइए कुछ हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे सबसे पहला एल्केन है मीथेन, CH4। उसके बाद दूसरा एल्केन है जिसमें 2 कार्बन है, इथेन। इसका फॉर्मूला है C2H6। 3 कार्बन का एल्केन है प्रोपेन, C3H8। 4 कार्बन का एल्केन है ब्यूटेन, C4H10। और एल्केन जिसमें 8 कार्बन है वो है ऑक्टेन, C8H18। तो एल्केन्स क्या है, ये कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनकी ये एक फैमिली बन के आ गई एल्केन्स की, है ना। अब हर एक मेंबर जो फैमिली का है वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से अलग है, जैसे आपने देखा। तो ये जो एक सीरीज है ये कहलाती है होमोलोगस सीरीज। इसमें एक जनरल फॉर्मूला होता है और एक सदस्य दूसरे सदस्य से एकदम अपने नेक्स्ट सदस्य से CH2 ग्रुप में डिफर करता है। जैसे यहाँ पे जो दिखाई गई है एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज दिखाई गई है। ये रूट वर्ड 1 से 10 तक दिए हैं। होपफुली आपको ये रूट वर्ड्स आपने अपनी 10th क्लास में जरूर सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं तो इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। और क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, इसलिए वर्ड के जो रूट वर्ड है इसके एंड में एन लग जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मीथेन से लेके डेकेन,
इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। और देखिए आप फर्स्ट टू मेंबर्स को देखिए, मीथेन और इथेन को। मीथेन क्या है, CH4 है, और इथेन क्या है, C2H6 है, और दोनों एक दूसरे से CH2 समूह में अलग हैं। तो यही बताया कि जो होमोलॉगस सीरीज है वो CH2 ग्रुप में डिफर करती है। आइए हम देखें कि हम कैसे एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो एल्केन्स को आप बना सकते हैं एल्कीन से, ENE, एल्कीन से, या एल्काइन से, YNE से। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है फर्स्ट कंपाउंड, ये है प्रोपीन, ENE। ENE का क्या मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। जब ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और दोनों तरफ ये डबल बॉन्ड के जो कार्बन है इसमें एक और एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो प्रोपीन किसमें परिवर्तित हो गया, प्रोपीन कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में, और प्रोपेन का क्या फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH3। तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। और ये जो एरो के ऊपर लिखा है PT, प्लैटिनम, दैट इज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में देखिए, और सेकेंड रिएक्शन में बताइए कि कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है। कैटलिस्ट है Ni। Ni क्या है, Ni है आपका निकल। इसमें देखिए कौन सा एल्कीन यूज हो रहा है, इथीन। अभी आपको बताया था एथ क्या है, दो कार्बन एटम। और ENE शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि दो एक डबल बॉन्ड है। ENE मतलब इट्स एन एल्कीन। तो ये जब डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ता है इथीन में निकल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, CH3 and CH3, इट बिकम्स इथेन। नेक्स्ट देखिए प्रोपेन के बनने का एक और तरीका, पहले तो एल्कीन से बना था फर्स्ट रिएक्शन में, कौन से एल्कीन से, प्रोपीन से। अब ये बन रहा है एल्काइन से, YNE। YNE जब भी लगा होगा तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप समझेंगे कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच, YNE। तो ये प्रोपाइन में दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, टोटल 4 एटम्स प्लैटिनम की उपस्थिति में। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फाइनली क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड फाइनली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और दोनों कार्बन्स पे 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, व्हाट इज फॉर्म, दिस इज फॉर्म्ड एज प्रोपेन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप एल्केन्स बना सकते हैं। दीज आर केमिकल रिएक्शंस। एक और बहुत फेमस रिएक्शंस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ये दिस इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आप हैलो एल्केन्स लेते हैं टू प्रिपेयर योर एल्केन्स। फर्स्ट रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये जो आपने लिया है कंपाउंड क्या है, ये CH3 CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन। ये एक हैलो एल्केन है। इसमें कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसमें हैलोजन जो जुड़ा है वो है ब्रोमीन। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने ब्रोमो इथेन के। देखिए एक सबसे पहले लिया है आपने और एक तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है।
और बीच में क्या लिखा है आपने 2Na। अब ये जो Na है ये Br से रिएक्ट करके क्या बना देगा NaBr, तो ये एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो NaBr के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। अभी ध्यान से देखिए फर्स्ट रिएक्शन में क्या है रिमेनिंग पार्ट, Br को छोड़ दीजिए, CH3CH2, और ऐसे ही देखिए तीसरी जगह भी क्या है CH2CH3। तो ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे ब्यूटेन। तो इसमें इथेन में कितने कार्बन थे 2, और जो ब्रोमो इथेन में 2 कार्बन थे, और जो एंड प्रोडक्ट क्या बना है ब्यूटेन। इसमें कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। ऐसे ही देखिए एक बार सेकंड रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। और क्या है ये सोडियम, साथ में क्या है दिस इज सोडियम आपने लेना है। इसमें पहले तो आपने क्या लिया था ब्रोमो इथेन, इसमें आप क्या ले रहे हैं ब्रोमोप्रोपेन। तो देखिए ब्रोमोप्रोपेन का क्या फॉर्मूला है CH3CH2CH2Br। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपने 2, एक सबसे पहले लिखा है और एक तीसरे नंबर पे, और बीच में आपने क्या लिखा है सोडियम 2Na। तो अभी सोडियम ने क्या करा था, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में NaBr बनाया था, ये भी NaBr बना के एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3CH2CH2, और दूसरे ब्रोमोप्रोपेन का भी CH2CH2CH3। ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे N हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन है 6, और प्रोप में कितने थे प्रोपेन में 3, तो कार्बन एटम्स की संख्या क्या हो गई, कार्बन एटम्स की संख्या हो गई डबल हो गई। ठीक है, थर्ड रिएक्शन को छोड़ दीजिए आप। ओके आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में क्या होता है कि मीथेन CH4 है, मीथेन ये क्लोरीन से रिएक्ट करती है। तो ये रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में chlorine in presence of sunlight breaks to give you 2 chlorine radicals. So Cl2 in presence of light is giving you Cl dot. Cl dot का क्या मतलब है, यह है क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है। तो फर्स्ट स्टेप है फ्री रेडिकल्स का बनना, और ये फ्री रेडिकल्स का बनना क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज इनिशिएशन रिएक्शन। Then next is your chain propagation reaction. चेन प्रोपगेशन रिएक्शन में ये Cl डॉट है जो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये CH4 से रिएक्ट करता है, और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल के अपने से रिएक्ट करा लेता है। So the products formed are HCl and CH3 dot. Now this CH3 dot is again a free radical. ये बहुत रिएक्टिव है। It reacts in the third reaction. Dot missing है, यदि आप लिखेंगे तो उसको ऐड कर लीजिएगा जब आप लिखेंगे। CH3 dot plus Cl2 gives you CH3Cl plus Cl dot. तो CH3Cl और Cl डॉट ऐसे क्या है, बार बार प्रोपगेशन स्टेप में क्या हो रहा है कि और फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं।
जैसे रिएक्शन 2 में बना फ्री रेडिकल CH3 डॉट और थर्ड रिएक्शन में Cl डॉट। और अभी क्या बताया था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। तो बार बार ऐसे ये रिएक्शंस होते हैं फ्री रेडिकल्स के बनने से, जिससे रिएक्शन आगे की तरफ प्रोपगेट होता है। The last step is known as chain termination reaction. चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में जब कोई दो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो Cl डॉट रिएक्ट कर गए तो क्या बनाएंगे? Cl2 बनाएंगे। यदि एक Cl डॉट और CH3 डॉट रिएक्ट कर गया तो क्या बनाएगा? CH3Cl। और यदि दो CH3 डॉट आपस में रिएक्ट कर गए तो बनाएंगे CH3CH3। क्या होता है ये CH3CH3 या और C2H6? इथेन। आइए अब थोड़ी सी एल्कीन्स की बात करते हैं। एल्कीन्स ENE का क्या मतलब है? ENE का मतलब है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है और एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन्स? ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो डबल बॉन्ड होता है ये काफी रिएक्टिव होता है, तो इनमें जल्दी से एडिशन रिएक्शंस हो जाते हैं। आइए देखें एल्कीन्स कैसे बन सकते हैं। एक तरीका एल्कीन्स बनाने का है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है? OH समूह प्रेजेंट होता है। तो जब अल्कोहल्स को आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हीट करते हैं, देन यू गेट एल्कीन्स। एक और तरीका है एल्कीन्स की प्रिपरेशन का बाय डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। पहले हैलो एल्केन्स देखिए। हैलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज RX। और डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है DE का मतलब है, जैसे पहले क्या था फर्स्ट वाले में डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। इसी तरह डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन भी हटेगा और एक हैलोजन भी। तो जब आप हैलो एल्केन्स में को NaOH और एथेनॉल की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करते हैं तो इसमें से एक हाइड्रोजन और हैलोजन हट जाता है और आपको एल्कीन्स प्राप्त होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एल्काइंस की। ठीक है, एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर है इथाइन या एसिटिलीन। तो जो एल्काइंस होते हैं YNE, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला सदस्य क्या है एल्काइन की होमोलोगस सीरीज का? ये है एसिटिलीन या इथाइन। और ये जो एसिटिलीन है इसको हम सबसे ज्यादा इसका यूज होता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग में प्रोड्यूस होती है एसिटिलीन गैस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के रूप में और आपको बहुत हाई टेम्परेचर देती है। इधर देखिए स्ट्रक्चर देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
इसको जो बनाने का तरीका है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है, तो इसको डायग्राम को और रिएक्शंस को नोट करिए अपने। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये इट गिव्स यू CaO प्लस CO2। तो फर्स्ट स्टेप लिखिए, calcium carbonate on heating gives you CaO and CO2। सेकेंड रिएक्शन में CaO कैल्शियम ऑक्साइड कोक से रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर एंड गिव्स यू CaC2। CaC2 का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। ये सेकेंड रिएक्शन है। CaO plus C carbon at high temperature gives you CaC2, and this CaC2 on reaction with water, CaC2 plus H2O, CaC2 plus H2O gives you C2H2 plus CaOH whole twice। ये दिस विल बी योर थर्ड रिएक्शन। और ये C2H2 क्या है? एसिटिलीन या इथाइन। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने ये फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बाइड लिया है और ऊपर से फनल से धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं। अब ये रिएक्शन होगा और कौन सी गैस बनेगी? एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, और उसके बाद इसको पानी के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ये डायग्राम बनाइए और इसको क्या कहते हैं, रिएक्शंस को भी लिखिए। प्लीज राइट डाउन द रिएक्शंस ऑल्सो। और भी तरीके हैं एसिटिलीन गैस को बनाने के। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप इसको बना सकते हैं। एक रिएक्शन देखिए, सेकेंड वाला रिएक्शन तो आपने देखा, CaC2 plus 2H2O gives you acetylene gas। फिर आप इसको बना सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ CHCl3 विद सिल्वर, या आप इसको कुछ अलग मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, या C2H2Cl4 in presence of zinc and heating will also give you acetylene। तो ये लेफ्ट में जो है ये सारे रिएक्टेंट्स हैं which will on reacting with suitable reagents give you acetylene gas। अब देखिए एसिटिलीन गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, ये राइट हैंड साइड में दी गई है। ठीक है, जैसे एसिटिलीन burns and on combustion gives you carbon dioxide and water। ये सब reactions you have to note down in your notebook। Then acetylene on reaction with NH4OH and silver nitrate gives you acetylides। Acetylene on reaction with ozone in presence of zinc and water gives you CHO, and acetylene on reaction with nickel and hydrogen gives you CH3। इथेन, ये हमने अभी रिएक्शन एल्केन्स की प्रेपरेशन में भी पढ़ा था कि डबल ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाएंगे। आइए बात करते हैं एसिटिलीन के यूजेस की।
जैसे अभी बताया था कि जो एसिटिलीन है ये इंडस्ट्रीज में यूज होती है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग क्योंकि इट गिव्स यू अ वेरी हाई टेम्परेचर विद ऑक्सीजन सो इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग So, number one, the use of acetylene is in oxyacetylene torches, which are used in welding. The second use is of acetylene is to prepare polyacetylene films. तो एसिटिलीन से पॉलीएसिटिलीन फिल्म्स बनती है जब हम एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट जिसको हम कहते हैं जीगलर नाटा कैटलिस्ट इज यूज्ड ये दूसरा यूज है एसिटिलीन का और कभी कभी एसिटिलीन यूज होती है फॉर कार्बराइजेशन दैट इज स्टील को हार्ड करने के लिए सो प्लीज नोट डाउन दीज यूजेस of acetylene